हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नीलेश कुमार जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय दमोह। हम आज चर्चा करेंगे 12वीं क्लास के लेखाशास्त्र सब्जेक्ट से, जिसके ब्लूप्रिंट पे और हमारे YouTube चैनल पर जो समर्थ ऐप्स है उसके माध्यम से मैं ये वीडियो पूरे ज़िले के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेखाशास्त्र के ब्लूप्रिंट पे। किसी भी चीज़ की या किसी कार्य को करने के पहले एक योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अपन ने प्रबंध में पढ़ा है कि किसी भी कार्य का प्रारंभ एक नियोजन से, एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। तो ऐसे ही जब अपन लेखाशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, लेखाशास्त्र की तैयारी करने के लिए उसका पेपर देने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंकों का विभाजन कैसा है। क्योंकि जब तक हमें अंकों का विभाजन पता नहीं होगा तो वो तो ऐसा होगा कि जैसे में अंधेरे में लाठी चलाना। तो सबसे पहले हमें इसके अंकों के विभाजन पर पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में से, किस चैप्टर में से कितने अंक का आना है। चूंकि पहले की व्यवस्था क्या थी कि आपको अंकों के विभाजन में साथ में ये भी दिया जाता था कि किस पाठ में से कितना कितना आना है, कितने नंबर के विकल्प आना है, कितने नंबर का लघु क्वेश्चन आना है, कितने नंबर के दीर्घ वाले क्वेश्चन आना है। लेकिन इस बार उनने जो आपको ये दिया है, ये सारी चीजें उनने इसमें ओपन नहीं की है। उनने तो सिर्फ ये बता दिया है कि आपको इस अध्याय में से इतने नंबर का आना है। तो अब थोड़ा सा अपने सामने ये समस्या तो रहेगी कि विकल्प आना है कि नहीं आना है, लेकिन अपन अब उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि अपना पहला अध्याय जो है वो साझेदारी से शुरू होता है, और साझेदारी के अपने अध्याय में, अपनी पूरी किताब में 4 चैप्टर शुरू होते हैं। तो सबसे पहला साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी लेखांकन, जिसमें आधारभूत अवधारणाएं। तो साझेदारी का ये चैप्टर जिसमें से 12 नंबर का आना है। चूंकि ये साझेदारी का आधारभूत अवधारणा इसलिए कहा गया है चूंकि ये साझेदारी के बारे में आपको एक बेस बताता है। तो सबसे पहले आपको बेस के अंतर्गत साझेदारी की प्रकृति बताई जाएगी कि साझेदारी की प्रकृति क्या है, साझेदारी विलेख मतलब संलेख क्या है, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू के बारे में जानकारी दी जाएगी, साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण मतलब पूंजी खाते कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं पूंजी खाते, की एक स्थायी पद्धति से बनता है, एक परिवर्तनशील पद्धति का बनता है, तो चालू खाते वगैरह। तो ये उसके फिर साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन कैसे किया जाता है, एवं साझेदारों की लाभ की गारंटी और पूर्व समायोजन। तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, 12 नंबर का आना है, जिसमें आपकी कुछ वैकल्पिक भी हो सकते हैं और कुछ आपके ये सवाल भी हो सकते हैं। तो जब 12 नंबर का आना है तो ये तो तय है कि इसमें से एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का प्रश्न तो आएगा ही, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाभ की गारंटी का, पूर्व समायोजन के सवाल भी आते हैं, और साथ ही साथ इसमें से थ्योरी भी आती है। तो इसमें आपको सबसे मुख्य थ्योरी के रूप में क्या आएगा, सबसे पहले आप इसमें थ्योरी के रूप में पढ़ सकते हो साझेदारी से आशय, फिर साझेदारी की विशेषताएं। ये मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो जैसे साझेदारी, सबसे पहले साझेदारी का आशय, साझेदारी की विशेषताएं, विशेषताएं मीन्स लक्षण। इसके बाद आता है साझेदारी संलेख से आशय, साझेदारी संलेख की विशेषताएं, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। इसके बाद फिर आता है लाभ की गारंटी से क्या आशय है, पूर्व समायोजन क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो थ्योरी के अलावा इसके सवाल भी महत्वपूर्ण है, तो उस पर चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा इसके बाद फिर आता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो इस पुनर्गठन के अंतर्गत इसमें अब 2 चैप्टर शामिल कर दिए हैं, एक साझेदारी का पुनर्गठन और एक साझेदारी का प्रवेश मतलब साझेदार का प्रवेश। तो ये 2 अध्याय मिल गए, क्योंकि पहले की किताब में पुनर्गठन अलग होता था, साझेदारी का प्रवेश अलग होता था, लेकिन अब उनने पुनर्गठन और साझेदारों का प्रवेश ये दोनों अध्याय को एक करके 12 नंबर का इसमें से आना है। तो इसमें भी सबसे पहले साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत
पुनर्गठन कैसे होता है, पुनर्गठन की कंडीशन क्या है। इसके बाद साझेदार का प्रवेश, किन परिस्थितियों में इसमें क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी के प्रवेश की क्या अवस्थाएं हैं, किन परिस्थितियों में साझेदार प्रवेश कर सकता है। फिर इसके बाद लाभ विभाजन अनुपात वगैरह, त्याग का अनुपात वगैरह। मुख्य आता है ख्याति। ख्याति में से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ख्याति के प्रकार या ख्याति की प्रकृति। और सवाल भी एक आता है, किसी भी विधि का आ जाए, ख्याति ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, तो उन 3 विधियों में से कोई भी एक विधि का सवाल इसमें से आता है। फिर संचित लाभ और हानियों का समायोजन, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, एक पुनर्मूल्यांकन में से भी एक सवाल आता है, और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए खास तौर पर वो एक सवाल उसमें से देते हैं। और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, फिर पूंजी का समायोजन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो इसमें से 12 नंबर का आना है। इसमें से खास तौर पर ख्याति का सवाल और पुनर्मूल्यांकन का सवाल और इनकी ख्याति की थ्योरी, ठीक है, ये इसमें से मुख्य अपन को पढ़ना है। इसके बाद आता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, मतलब अवकाश ग्रहण। तो अब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में एक अध्याय प्रवेश का था, साझेदार का वो उसमें शामिल कर दिया। पुनर्गठन का दूसरा तरीका है साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, मतलब अवकाश ग्रहण। तो एक चैप्टर अवकाश ग्रहण का रहेगा। अवकाश ग्रहण वाली अध्याय में से 8 नंबर का आएगा। तो इस अध्याय में भी थ्योरी कम रहती है, इसमें सवाल ज्यादा आते हैं। तो थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, उन परिस्थितियों को बताना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपसे सवाल के अंतर्गत नया लाभ विभाजन अनुपात वगैरह पूछा जाएगा जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति अनुपात वगैरह के सवाल आ सकते हैं। फिर परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का सवाल भी यहाँ पर दे सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते का, ठीक है। इसके बाद संचित लाभ और हानियों का समायोजन, सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा और साझेदारों का पूंजी का समायोजन, साझेदारों की मृत्यु। ये इस अध्याय में से इतना दिया गया है। तो इसमें सबसे मुख्य एक पुनर्मूल्यांकन का सवाल और साझेदार की अवकाश ग्रहण की कंडीशन कि किन किन परिस्थितियों में साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, ये चीज इसमें से आपकी आ सकती है। इसके बाद साझेदारी का लास्ट चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन या फिर साझेदारी फर्म का समापन। तो विघटन या समापन वाले अध्याय में से एक क्वेश्चन, चूंकि इस अध्याय में क्वेश्चन बहुत कम है इनकी अपेक्षा, ऊपर वाले में तो क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इस वाले अध्याय में चूंकि एक खाता बनता है वसूली खाता, और वसूली खाते का सवाल अधिकतर वो देते हैं और बहुत सरल सवाल होता है। तो वसूली खाते का एक सवाल दे सकते हैं, और इसके अलावा वसूली खाते की थ्योरी पूछ सकते हैं। तो वसूली खाते में अंतर पूछ सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर पूछ सकते हैं, साझेदारी फर्म की विघटन की थ्योरी भी इसमें आती है कि फर्म का विघटन क्या है, फर्म के विघटन में और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है, ऐसी इसमें से थ्योरी बनती है। आप तो कुछ क्वेश्चन जैसे साझेदारी फर्म का विघटन क्या कहलाता है, फर्म के विघटन में और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है, ये और इसके अलावा वसूली खाता इसमें पूछा जाता है। इसके बाद फिर भाग 2 की अपन चर्चा करें तो भाग 2 में फिर अंश पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है अंश पूंजी का। इस अंश पूंजी वाले अध्याय में अपन पढ़ते हैं कि कंपनी के बारे में। चूंकि अपन ने साझेदारी पढ़ी, यहाँ अपन कंपनी पढ़ेंगे कि कंपनी के खाते कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी कैसे व्यवसाय करती है। तो इसमें सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, 16 नंबर का इसमें से आपको आना है। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है, इसमें से विकल्प भी आपके आते हैं और साथ ही साथ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन, चूंकि 16 नंबर का अकेला इस अध्याय में से आना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपसे कंपनी का आशय पूछा जा सकता है, कंपनी क्या है, अंश का आशय पूछा जा सकता है, अंश क्या है, अंश की विशेषताएं पूछी जा सकती है। साथ ही साथ आपसे पूंजी के बारे में पूछा जा सकता है कि कंपनी की पूंजी कितने प्रकार की होती है, कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, ये भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अंशों के प्रकार, जिसमें एक क्वेश्चन पूर्वाधिकार अंशों के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में देते हैं। इसके अलावा फिर अंशों की विशेषताएं आपको दे सकते हैं, कंपनी की विशेषताएं आपको दे सकते हैं। और इसके बाद फिर आता है क्रियात्मक प्रश्न, जिसमें आपकी पंजीपृष्टियां की जाती हैं। और पंजीपृष्टि वाले सवाल में ज्यादातर अंशों के हरण और पुनर्निर्माण का सवाल, चूंकि 2-3 प्रविष्टियां उसमें होती हैं, वो सवाल दिया जाता है। और यहाँ पर एक सामान्य सवाल भी दिया जाता है, तो जो पंजीपृष्टियों के माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें अपन अंशों के निर्वहन की सवाल करेंगे, इसके अलावा अंशों के हरण के सवाल करेंगे,
और अंशों को हरण करने के बाद उनके पुनर्निर्माण के सवाल इसमें दिए जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 16 नंबर का। इसके बाद फिर बात आती है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो जैसे अंशों का निर्गमन था वो ही ऋण पत्रों का निर्गमन है। दोनों में एक चीज बहुत सिमिलर है कि पंजी प्रविष्टियां दोनों में लगभग एक सी होती हैं। मात्र अंतर इतना है, अंश पूंजी वाले सवाल में प्रविष्टि में अंश लिखा जाता है और ऋण पत्रों वाले सवालों में ऋण पत्र लिखा जाता है। प्रक्रिया वहां भी आवेदन, आवंटन और याचना की होती है और यहाँ भी आवेदन और आवंटन और याचनाएं के आधार पर पंजी प्रविष्टि की जाती है। बस अब यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है ऋण पत्रों का आशय कि ऋण पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऋण पत्रों की क्या विशेषताएं होती हैं, और अभिदान अल्पाभिदान की कंडीशन पूछी जा सकती है। फिर ऋण पत्रों का प्रतिफल के बदले निर्गमन या प्रतिफल रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमन आ सकता है। ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति, तो इसमें से कुछ चीजें जैसे ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति, ये ऋण पत्रों को नियमित करने की शर्तें और ऋण पत्रों का ब्याज आदि, ये सवाल अंशों के सवाल से थोड़े से डिफरेंट है। बाकी ऊपर के सवाल आपको अंश पूंजी के सवाल जैसे ही मिलेंगे और ये भी आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है 8 नंबर का। मतलब अगर आप अंश पूंजी और ऋण पत्र के सवाल बस करते हो तो आप 24 नंबर सिर्फ इन 2 अध्यायों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर आता है कंपनी के वित्तीय विवरण। इसके बाद फिर कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण वाले अध्याय में अपन वित्तीय विवरणों का अर्थ कि कंपनी के वित्तीय विवरण कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले वित्तीय विवरण क्या कहलाते हैं। चूंकि अपन ने पिछले सालों में वित्तीय विवरण पढ़ा तो है, लेकिन वो अपन ने वित्तीय विवरण पढ़े हैं सवाल एकाकी व्यापार के। तो एकाकी व्यापार में वित्तीय विवरण बनाने का प्रारूप अलग था और यहाँ पर कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण बनाने का एक निश्चित प्रारूप जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर उसी प्रारूप के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन वित्तीय विवरणों का अर्थ पढ़ेंगे, फिर वित्तीय विवरण की प्रकृति, फिर वित्तीय विवरण के उद्देश्य। ये अध्याय भी आपका 8 नंबर का आना है। इस अध्याय में से वित्तीय विवरण के प्रकार, वित्तीय विवरण की उपयोगिता और महत्व और सीमाएं। मतलब क्वेश्चन में सवाल कम, बाकी उसकी थ्योरी ज्यादा आती है इसमें से। तो इसमें अपन को थ्योरी के अंतर्गत आप वित्तीय विवरण की सीमाएं याद कर लें, वित्तीय विवरण की उपयोगिता और महत्व, ये इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन आप इसमें से खास पढ़ सकते हैं, जिसमें उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं और सीमाएं, ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से महत्वपूर्ण आते हैं। इसके बाद आते हैं लेखांकन अनुपात। इस अध्याय को अपन दूसरा नाम अनुपात विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो लेखांकन अनुपात के अंतर्गत आप लेखांकन अनुपात का अर्थ, चूंकि 4 नंबर का आना है तो इसमें से विकल्प कम एक 4 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं या एक विकल्प दे सकते हैं। बाकी इसमें से सबसे ज्यादा अनुपात के सवाल आते हैं, जिसमें से आपके अनुपात का अर्थ आता है पहले, तो ये याद कर सकते हो। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, ये आप इसमें से थ्योरी बनती है। अनुपात विश्लेषण के लाभ, मतलब अनुपात विश्लेषण से क्या लाभ हैं वो, ठीक है। उसके दोष, सीमाएं मीन्स दोष पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर इसके अंतर्गत इसके सूत्र आते हैं, ठीक है, जो इसके अनुपात विश्लेषण को ज्ञात करने के जो तरीके हैं कि आखिर आपने जो वित्तीय विवरण बनाया है, अब उस वित्तीय विवरण को बनाना सिर्फ काफी नहीं, उस वित्तीय विवरण के द्वारा आप और अधिक सूचनाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए फिर उनने बहुत सारे इसके फार्मूले आपको दिए हैं कि आप विभिन्न फार्मूले के द्वारा कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसमें से खास तौर पर कुछ 6-8 फार्मूले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आते हैं। जैसे एक चालू अनुपात का हो गया, चालू अनुपात तरल अनुपात वाला हो गया, एक आपका सकल लाभ शुद्ध लाभ अनुपात का हो गया, और कुछ पीछे के संपत्तियों से संबंधित आते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो इन सूत्रों को याद करने का एक आपको ट्रिक, एक तरीका आपको दूंगा कि कैसे आप वो 26-28 जो इसके फार्मूले हैं आप उसको कैसे याद कर सकते हो मिनटों में, वो मैं उसको अगले वीडियो में आपको इसका तरीका बताऊंगा। इसके बाद अगला अध्याय आता है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो, 8 नंबर का है। इसमें भी रोकड़ प्रवाह विवरण, सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय ये पूछा जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लाभ, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य राशियां, ठीक है। और रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने हेतु क्रियाकलापों का वर्गीकरण, प्रचालन में संचालन, जो उसको ऑपरेट बोलते हैं, ऑपरेशन,
तो संचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना, निवेश वित्तीय क्रियाकलाप, और ये इसमें से रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण ये आता है। तो इसमें से एक सवाल रोकड़ प्रवाह विवरण का आता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे बनाया जाता है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण का एक सवाल इसमें से देते हैं। साथ ही साथ इसमें से थ्योरी के रूप में आप रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य, सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण का आशय, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य, उसके अपन को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से क्या लाभ है और उसकी क्या सीमाएं हैं, ये आप 4-5 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। और एक रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का सवाल आता है जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाएं आती हैं, एक संचालन क्रिया, एक विनियोग क्रिया और एक वित्तीय क्रिया, लेकिन परीक्षा में ज्यादातर संचालन क्रिया का सवाल ही वो देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके 80 नंबर का आपका ब्लूप्रिंट का है, तो 80 नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन अगले वीडियो मिलते हैं। अब अध्याय के भीतर की बात पढ़ेंगे। आज अपन ने ब्लूप्रिंट पढ़ा है, आगे अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे।